plus subscribers, an educator, a 19 times TEDx speaker, an IFSA 25 under 25 awardee, a man who has not only revolutionized in online education but also has actively motivated students throughout his journey. An entrepreneur in the truest sense. Please welcome on stage none other than Mr. Aman Datarwal. हाय एवरीवन, कैसे हो? आवाज आ रही है लास्ट तक? एक बार हाथ खड़ा करके देखते हैं, आवाज आ रही है क्या? अरे वाह, थक तो नहीं गए? काफी देर से बैठे हुए वो पेशेंस के साथ यहाँ पे एनर्जी है? यस और नो? यस और नो? तो जनाब एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया है कि आज क्या बात करने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि पन 1-1.25 घंटा है अभी, और मैं कोशिश करूँगा स्पॉन्टी रहने की। बीच में शायद एक माइक भी आपके बीच में घूमेगा, तो पहले 40-45 मिनट मैं आप लोगों से बात करूँगा, और फिर मैं चाहता हूँ आप में से जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है वो खड़ा होके पूछे और उसके ऊपर बात स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है? तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर बड़े भी कितने लोग बैठे हुए हैं? थोड़े थोड़े लोग बड़े हैं, पर मैंने इनकी स्पीच शुरुआत में सुनी थी, तो जो भी हम बात करेंगे उसके साथ शायद कूल रहेंगे। तो पहले एक एनर्जी चेक कर ले। हर कॉलेज के अंदर एक एनर्जी चेक होता है, और पिछले 2 साल में मैं करीबन 96 कॉलेजेस में गया। सबसे पहले थापड़ यूनिवर्सिटी है एक पंजाब के अंदर, उसके पास वो था कि भाई सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वहाँ के बच्चे हैं। इससे जस्ट पीछे वाला सेमिनार था भोपाल के अंदर RVC कॉलेज में, उन बच्चों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो भाई मैं नागपुर पहली बार आया हूँ और ये देश के एकदम मिडल में है, तो एक बार एनर्जी चेक कर ले, यस और नो? तो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? और इसमें थोड़ी एनर्जी लगेगी। हम क्या करेंगे, वक्त से लेके 2, 3, 10 तक क्लैप करेंगे, और जैसे जैसे 1 से 10 की तरफ जाएंगे हम अपनी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, और 10 पे पागल हो जाना है, नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है। कितना मैक्स एनर्जी लेके जा सकते हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस और नो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पर आप लोग भी बहुत ज्यादा हो। एक अटेम्प्ट और मारते हैं, अभी वो फर्स्ट वाला बंदा नहीं हिला है, दोबारा ट्राई करें? अरे हाँ या ना? तो इस बार 1 से लेके 3 तक काउंट करते हैं, बस क्लैप मारते हैं और देखते हैं इस बार कितनी एनर्जी ऊपर लेके जा सकते हो। 1, 2, 3। चलो कोई नहीं, अभी फर्स्ट वाला व्यक्ति नहीं हिला है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा मेरे को। सेशन के एंड में एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? ओके जनाब, एक तो हाथ है ना, खड़े करने से कभी मत शर्माना जीवन में। मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, करीबन 1 घंटा है, कोशिश करता हूँ कुछ स्टोरी आपको अपनी बता पाऊँ पिछले 5 से 6 साल के अंदर क्या हुआ। वहाँ से जो जो अच्छा लगे वो आप पिक कर लेना। और आखिरी में एक मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा इस सेशन के अंदर। यार मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि भाई सक्सेसफुल कैसे बनना है, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के दिमाग में अलग है। आप कोई भी 100 वाइज लोगों को पकड़ोगे और उनमें से 2 को निकालोगे और बोलोगे सक्सेस की डेफिनेशन बताओ, तो किसी की सेम नहीं निकलेगी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिवेंट फेलियर्स।
स्टार्ट करें? तो चलो जनाब, मैं हूं अमन भैया और तो मैं राजस्थान से बॉर्न हूँ और उसके बाद पापा की जॉब का ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली में, तो दिल्ली में आ गए थे और यहीं पे फिर पालन पोषण स्कूलिंग सारी इधर हुई। अब बचपन में मैं वो बच्चा था जो क्लास में सबसे शर्मीला बच्चा नहीं होता, एकदम शाय, जिसे बोल दो स्टेज पे जाके कुछ बोलना है तो उसके पैर कांपने लग जाए, या उसे ये बोल दो क्लास में लड़की छोड़ो लड़के से भी बात करना है तो शर्म आए, तो वो था मैं। पापा ने बचपन में ही मेरे को देख लिया था, यार इतना भोला रह जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। तो कुछ फनी इंसिडेंट है जो मैंने आज तक कभी सेशंस में बताया नहीं, मैं सोचा आज शेयर करता हूँ। मैं जब सेकंड थर्ड क्लास में था तो मेरे पापा पता है क्या करते थे, वो मेरे को बालकनी में लेके चले जाते थे और पड़ोसी का एक बच्चा है उसको भी बालकनी में लेके आ जाते थे और कहते थे अमन इससे झगड़ा करना है तेरे को। भाई शर्मीला बच्चा है तो उल्टा बोलते थे भाई इसके साथ झगड़ा करना है तो। मैं कहता था पापा इसको मारूंगा तो लग जाएगी, इसको नहीं मारेंगे। पापा वहां खड़े होके देखते रहते थे, इतने में वही मेरे को मार देता था। तो फिर पापा ने कहा इसको स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत भोला रह जाएगा। थर्ड क्लास में हमारे घर में सारे लोग या तो स्पोर्ट्समैन है या आर्मी के अंदर है या पुलिस के अंदर है। तो पापा ने कहा क्या खेलोगे बेटा, फुटबॉल खेलोगे, लॉन टेनिस खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे? मैंने कहा कोई सा ही ज्यादा नहीं पता। फिर पापा ने सेलेक्ट करके बता दिया, बाकी सब लोगों में तो टीम चाहिए, टेनिस में टीम नहीं चाहिए, 2 लोगों से काम चल जाता है, लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट कर दूं। तो थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक पापा का एक मिशन था कि भाई इसे रॉजर फेडरर बनाना है। तो दिन के 2-2, 3-3 घंटे सुबह अपना स्कूल होता था, 2 बजे वापस आते थे और 2 बजे जैसे ही बस स्टैंड पे उतारते थे मम्मी खड़ी होती थी। एक तो हमारी मम्मी हमसे बड़ी हसलर है, हम सबकी मम्मी हमसे बड़ी हसलर है, हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। धूप का टाइम, दिल्ली खड़ी है, बस आती है, टिफिन हाथ में ले रखा है, फिर वहाँ से रिक्शा रोकेंगे, रिक्शा में बैठेंगे, वो रोटी के अंदर सब्जी रोल कर रखी होती है, रास्ते में खाना और सीधा अकेडमी जाते थे। अकेडमी से वापस आते वक्त पैदल आया करते थे, ऑटो लेता था 18 रुपये और मम्मी कहती थी पैदल चल, वैसे ही स्पोर्ट्समैन है, 3-4 किलोमीटर का रास्ता है और बीच में 10 रुपये का जूस पी लियो। वो काम करीबन चलता रहा 3rd, 4th, 5th, 6th। और क्या है, एक इंट्रोवर्ट को आप एक स्पोर्ट्स दे दो तो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्लासरूम में तो वो बात करता नहीं, पर स्पोर्ट्स में तो आप खेल सकते हो, भाग सकते हो, जो आपका प्रोफेसर दिमाग से निकल रहा है, जो आपका कोच कह रहा है वो आपको करना होता है। 10th क्लास में जैसे ही पहुंचे तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा बेटा रॉजर फेडरर आप बनोगे नहीं और लेंडर पेस मुझे बनाना नहीं। अब हमारे लिए तो लेंडर पेस ही सबसे बड़ा हुआ करते थे, मतलब उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, उन्होंने इतने साल खेला है, पर पापा के विजन थोड़े बड़े थे। तो पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करोगे 11th-12th में या स्पोर्ट्स खेलना है? तो मैंने कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। तो फिर 11th-12th के अंदर आए। बचपन से पापा ने एक तो स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया था और एक चीज़ कही थी, पढ़ाई में 2 सब्जेक्ट पकड़ के रखना। ये 2 सब्जेक्ट अगर पकड़ लिए तो मेजॉरिटी एग्जाम में काम निकल जाता है। पहला है मैथ्स और दूसरा इंग्लिश। चाहे कोई सरकारी जॉब हो, चाहे कैट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स और इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी आप निकल जाओगे। तो लॉन टेनिस तो खिलाया, पर पूरे टाइम ये ध्यान रखा कि मैथ्स में 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं क्या। वहां कम होती पापा नाराज होते थे। अब जैसे ही 11th के अंदर घुसे तो मैथ्स के साथ आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये थोड़े से हार्ड लगने लगे। 11वीं में क्या है, सबके वो पहला पंच पढ़ा है, याद है सबको कि 10वीं में हम सब अच्छी 10 CGPA ला के बैठ गए और जैसे ही 11वीं में आए तब बम पड़ता है कि यार ये क्या चीज़ें सामने आ गई। फिर 12वीं तक घुसते घुसते थोड़ा थोड़ा समझ में आया, धीरे धीरे स्कोर बढ़ना स्टार्ट हुआ और एक ही कॉलेज दिमाग में होता है IIT। यार IIT क्रैक करना है, IIT क्रैक करना है। घर वालों ने रिश्वत दे दी बड़ी बड़ी, बेटा IIT क्रैक कर लोगे तो कॉलेज में जाओगे तो ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे। अगर बोर्ड में इतने % से ऊपर आ गए, इतने झूठे, उन्होंने कहा बोर्ड में अगर 95% से ऊपर आए तो बेटा तेरे को गाड़ी देंगे जब तू कॉलेज में जाएगा। मेरे आ गए, नहीं मिली आज तक मेरे को, खुद ही नहीं खरीदी अभी तक, मेरे लिए कहाँ से बजट लाएंगे। पर वो क्या है, मोटिवेट करने के लिए उतना चीज़ बोला करते थे उस समय।
एग्ज़ाम दे दिया आईआईटी का और आईआईटी क्रैक हुआ नहीं। और भाई मेरे को याद है कि हम बैठा हूँ अपनी टेबल के ऊपर और थोड़ी देर में भाई रोने लग गए। और फिर सोच रहे यार हम तो बहुत दिनों से नहीं रोए थे, पर आज पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं 11वीं 12वीं में बच्चा इतना भाग लेता है, फिर उसे लगता है यार आईआईटी नहीं हुआ तो अब जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब ये चीज़ नहीं निकली तो अब पता नहीं क्या ही करेंगे, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। ये भी नहीं पता था एनआईटीज होती हैं, ट्रिपल आईटीज होती हैं, एनएसआईटी डीटीयू वगैरह होता है। मैं राजस्थान का हूँ तो मुझे बिट्स का पता था, पर बिट्स का ये पता था कि वो 24-25 लाख ले लेता है। तो घर वालों ने तो कह दिया था कि बजट नहीं है उतना, तो बिट्स नहीं कर पाएंगे तो सरकारी को ही टारगेट करो। तो मैं चला गया गांव अपने राजस्थान। मैंने कहा पेपर दे लिया है, अब अगले साल ड्रॉप करके दोबारा आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं रो रहा था तो पापा ने कहा 5-7 दिन गांव घूम के आ जाओ। गए गांव, इतने में पापा का कॉल आया, बेटा एनएसआईटी करके कोई कॉलेज है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया है, यहाँ से 8 बच्चों का 1.25 करोड़ का पैकेज गूगल में लिखा है, इस कॉलेज को मैं देखता हूँ। तो वो देखा तो पता चला कि यार सिर्फ आईआईटीज नहीं होते, बाकी सारे कॉलेजेस भी होते हैं, और लकीली उसके अंदर मेरे को जगह मिल गई। मैं इतना रिलीफ फील हुआ कुछ देर के लिए, मतलब पहले तो कंफ्यूज था ये अच्छा कॉलेज है नहीं है। फिर एडमिशन हुआ। एडमिशन वाले दिन बस से कॉलेज के अंदर जा रहे, और मुझे बस के अंदर अपने एक स्कूल का दोस्त मिल गया, और मुझे लगा वाह भाई मेरा स्कूल का दोस्त मेरे कॉलेज में सेम मिल रहा है। और आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि यार सेट है, ये मेरा स्कूल में भी दोस्त था, अब ये मेरा कॉलेज में भी दोस्त बनेगा, अब ये मेरा जीवन भर दोस्त रहेगा, और हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज बनेंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बस स्टैंड से उतर के कॉलेज तक, जब तक क्लास में पहुंचा तब तक मेरे को 2-3 और सिमिलर फेसेस दिख गए कि जिसमें स्कूल में था उसमें 12वीं में 1000 बच्चे हुआ करते थे, तो मुझे और काफ़ी सारे फेसेस दिखे। प्लस दिल्ली में मैं 3-4 स्कूल बदल चुका था, तो मैं खुश हो गया यार मेरे को सिमिलर फेसेस दिख रहे हैं। कॉलेज में उन 4 लोगों से सबसे कम बातें हुई होंगी मेरी, क्योंकि आप अपने स्कूल के जो दोस्त हैं उनको पता है कुछ है, बात नहीं हुई उनसे। अब जब कॉलेज में गए तो मेरे को अपने आप से एक था कि यार अपन शाई बहुत ज़्यादा हैं, कभी बोल नहीं पाते, शर्म बहुत आती है। कोचिंग में भी जाते थे तो हाथ नहीं खड़ा कर पाते थे, यूँ सोचते थे टीचर से डाउट पूछेंगे तो लोग सोचेंगे ये भी नहीं आता। तो मैंने पापा से बात करी, पापा कॉलेज में जाके है ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है जिससे मैं बोलना सीखूं। तो पापा ने कहा हाँ बेटा ये करना ज़रूर। तो मैं पूरे माइंडसेट के साथ गया डे 1, यार जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर काम करना है, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर काम करना है। पर आदत से मजबूर, जब हम डे 1 पे यार क्लास के अंदर जा रहा हूँ, आदत से मजबूर फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गए। कॉलेज है ये, और फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गए कि अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे हैं। थोड़ी देर में सीनियर्स आते हैं, और सीनियर्स इतने कूल लगते हैं डे 1 पे, क्योंकि हमें ड्रेसिंग सेंस होता नहीं और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। मैंने कहा यार ये सीनियर्स हैं, और 3 इडियट्स वगैरह भी देखी थी, सीनियर्स की तो कुछ होती है, वो तो रैगिंग वैगिंग भी कर लेते हैं, इनकी माननी होती है। आए और इन्होंने कहा बेटा सीआर कौन बनेगा। अब मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं क्या अंदर से आया, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि घर से सोच के आया था हर अपॉर्चुनिटी लेनी है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा, पूरी क्लास में सिर्फ मैंने कर रखा है। उन्होंने कहा ठीक है तू बन गया। वो फिर बाद में चले गए। मैंने बगल वाले से पूछा यार ये सीआर होता क्या है, तो उन्होंने कहा क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा अच्छा मॉनिटर बना दिया मेरे को। फिर इतनी देर में दूसरे सीनियर आ जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के आते हैं ना, क्योंकि इन्हें कुछ शुरुआत में वो कराने होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी। इस बार दोबारा पूछा भाई सीआर कौन बनेगा। मैं कहा अभी तो मैं बनाया था, इन्हें पता नहीं अभी पर मैंने दोबारा हाथ खड़ा कर दिया। इस बार पीछे एक व्यक्ति ने और कर दिया जो कि था रैंक ओपनर पूरे कॉलेज का। मैंने कहा यार ये तो रैंक ओपनर है, इसके तो नंबर भी अपने से ज़्यादा आए हैं, ये तो पक्का जीतेगा। तो उन्होंने कहा अपनी अपनी इलेक्शन पिच दो। मैंने कहा पिच इसी में तो अपना हाथ सबसे ज़्यादा पंचर है। पर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा यार पहले तू दे ले, जो जो ये बोलेगा उसको देख देख के वैसा ही मैं बोल दूंगा आके। तो जब वो अपनी स्पीच दे रहा था, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको नोट्स बनाने में हेल्प करूँगा, एग्ज़ाम आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ये सारी चीज़ अंग्रेज़ी के अंदर, कि भाई मैं टीचर को कन्विंस करूँगा, मैं और बढ़िया पढ़ाऊँगा, ये करूँगा। इतने में एक बॉस की मैम हमारी सीनियर थी, तो उन्होंने कहा ओए इधर आ। तो मैं उनके पास चला गया ऐसे। उन्होंने कहा तेरे को ऐसा कुछ नहीं बोलना है, तेरे को बोलना है तू कराएगा बंक, ठीक है, तू दिलवाएगा अटेंडेंस, तू दिलवाएगा स्पोर्ट्स की चीज़ें। मैं गया और मैंने एज इट इज़ बोल दिया, और क्या मेजॉरिटी से जीता मैं, किसी को नहीं पढ़ना।
फिर सीनियर्स ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहा कि भाई अब आपको क्लास के अंदर यूनिटी बना के रखनी है। फर्स्ट ईयर के अंदर शुरुआत में यूनिटी होती है, पर बाद में दोस्तों के ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप नहीं बनने चाहिए, क्लास में यूनिटी होनी चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि यार यूनिटी रखनी है, सीआर बने तो जरूर रखनी है। एक कॉपी फिरा दी पूरी क्लास में, सबके नंबर ले लिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होनी। मैंने सोचा हर एक क्लब के अंदर जाएंगे, हर एक सोसाइटी के अंदर जाके ऑडिशन देंगे। ड्रामेटिक सोसाइटी में गए, हर एक में रिजेक्ट हुआ मैं, ठीक है। उन्होंने कहा जोर से बोलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने जोर से बोला, वो सुनाई नहीं दिया किसी को। उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ। फिर कहीं डांस सोसाइटी थी। अब डांस सोसाइटी में उन्होंने कहा भाई नाचना आता है, डांस करके दिखाओ। हमने कहा हाँ आता है। बोले कहाँ नाचे हो? देखो अभी भी याद है, घर में शादियाँ होती है तो वहाँ पे नाचे थे। तो उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। फिर आई म्यूजिक सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी। अब वहाँ पे गाना कहाँ से गाएं, सुर नहीं आते। तो एक रैप था, वो रैप गा के आ गए। और वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने भी निकाल दिया कि भाई तुम भी जाओ यहाँ से, क्योंकि लोग वहाँ पे अच्छे सुर गा रहे गिटार के साथ, हमें कुछ आता नहीं। पर उधर से एक गाने लिखने का शौक बैठ गया और कॉलेज दौरान के अंदर 3-4 रैप लिखे और वहाँ से सारी जगह से रिजेक्ट हो गए। फिर किसी ने कहा कि यार जैसे ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मैंने कहा यार कुछ काम करते हैं जिससे कि बोलना सीख पाएँ। बोलना ज़रूर आना चाहिए। सारे काम कर लिए, बोलना नहीं आता। कोई भी आगे खड़ा होता है शर्म आने लग जाती है। तो किसी ने कहा शीशे के आगे खड़े होके बोलो। शीशे के आगे खड़े होके बोला, क्रीपी फील होने लग गया, यार खुद से कैसे बात कर रहे हो। फिर किसी ने कहा वीडियो बना के बोलो। तो वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया तो सोचा किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो जस्ट 12th पास करके आए थे, तो हमने कहा 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में ही बात करना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ डाली। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आज से 6 साल पहले मैं कैसा था। अभी मेरा वजन है अराउंड 95 किलो, उस टाइम वजन था मेरा 74 kg। पतला सा और एकदम सुखड़ी सा, एकदम शाय, और इंग्लिश एक्सेंट के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा यार वीडियो बना रहे हैं तो अंग्रेजी में बने। और वो इतना खराब सा वीडियो अभी तक डाल रखा है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यार शाय है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति पिछले 6-7 साल के अंदर बोलना सीख सकता है, ट्रस्ट मी आप में से हर एक व्यक्ति गा सकता है 6 साल के अंदर। तो एक बार हाथ खड़ा करते हैं, हाथ। अब इस हाथ को वापस नीचे कर लो, फिर वापस उठा लेते हैं, फिर नीचे कर लो। इस एक हाथ उठाने से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज के अंदर एज अ सीआर। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी कि यार वुमेन जो हैं वो जैसे ही आपका करियर स्टार्ट होता है, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, तो काफ़ी उसके अंदर एस्पेक्ट्स कवर किए गए कि यार ऐसा क्यों कहा जाता है कि यार वुमेन उतना सेम मेल के बराबर क्यों नहीं कर पा रही है कुछ सेक्टर्स के अंदर। यहाँ पे गलत मत समझाना, कुछ में तो काफ़ी आगे जा गई हैं, पर कुछ के अंदर क्यों नहीं कर पाती कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो उसके अंदर फाइनल एक कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। विमेन की लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे वो हाथ कम उठाती हैं, और वो पीरियड वो होता है जब उनका प्रेगनेंसी टाइम होता है। उस 1 से 2 साल के दौरान मान लो आपका बॉस है और वो आपको कहता है कि यार ये नया प्रोजेक्ट है, क्या तुम इसके ऊपर काम करोगे? तो लड़का क्या कहेगा? अरे हाँ मैं करूँगा। और उस टाइम लड़की क्या कहेगी? अभी मैं और नहीं उठाना चाहती काम, मैं नहीं करना चाहती। जीवन में आप जितना हाथ उठाओगे, जितने आपको मौके मिलेंगे, उन सबको ग्रैब करने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट राइट आती रहेंगी, जाती रहेंगी। प्रश्न ये है कब आपने पैर जमा के अंगद की तरह एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और उसको एग्जीक्यूट किया। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ हमने स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा तो मेरे को भाई IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। हमारे घर में 11 भाई हैं, सबको सरकारी में टिका दिया पापा ने। तो और मेरे नंबर उनसे ज़्यादा आए थे, तो पापा का था इससे तो UPSC कराना है। मेरी मम्मी का ये था सीरियल देख के कि भाई प्राइवेट कॉर्पोरेट अपना अच्छा सूट वूट पहन के अटैची लेके कॉर्पोरेट के अंदर जाए। और कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर निकल गया, और मैं अपना कुछ काम थोड़ा बस करता गया। थर्ड ईयर के अंदर पता नहीं 3 साल के अंदर ये देखा कि एक चैनल हमने स्टार्ट किया था अमन दत्तरवाल के नाम से, और उस पर ये लगभग 1 लाख बच्चा जुड़ गया। 2014-15 के अंदर है ना, यूट्यूब को उस नज़र से देखा जाता था जैसे टिकटॉक को देखा जाता था 2020 के दौरान। हम ऐसे देख रहे टिकटॉक बनाता है,
अरे छी, मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, मैंने मात्र 2 या 3 वीडियो डाले होंगे, जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुआ है। क्लास की एक लड़की थी और उस टाइम व्यू भी नहीं आते थे, 10 व्यू आते थे, 15 व्यू आते थे। मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करने में 3 साल लगे, तो आप समझो शुरुआत में काफ़ी स्लो ग्रोथ थी। एक लड़की आई क्लास की, वो आई, अमन तुम वीडियो बनाते हो? मैंने कहा इसको कैसे पता चल गया, अपने तो व्यू ही नहीं आते उतने। मैंने कहा हाँ। उसने ऐसे देखा और चली गई। मैंने कहा यार कुछ बहुत गलत तो नहीं कर रहे हैं जीवन के अंदर। तो पर थोड़ा थोड़ा करते गए कमेंट्स आते थे। कोई बच्चा कहता था इसके नोट्स डाल दो, तो उसके नोट्स लिख दिए, डाल दिए। जितना मेरे पास उस टाइम टाइम होता था, एनर्जी होती थी, उसके हिसाब से करते गए। 3rd ईयर आ गया और उस दौरान तक क्या आता है, एक इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है। आप में से भी काफ़ियों का इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हुआ होगा। अभी मुझे बैकएंड में बताया कि आपका 1.5 साल से कॉलेज नहीं हो रहा था और अभी जस्ट आप लोगों का शुरुआत हुआ है। कैसा लग रहा है कॉलेज आके? अच्छा लग रहा है? अरे यार इतना ही अच्छा लग रहा है? घर अच्छा लग रहा था? दोबारा चेक करें, अच्छा लग रहा है? यस और नो? भाई एनर्जी तुम्हें अपनी रखनी पड़ेगी। कोई जीवन में नहीं आएगा पीछे से धक्का देने की यार अपने जीवन में ये कर लो। आपको खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा एक टाइम पे आके कि यार इसका जीवन कुछ ऐसा सा रहा, इसका जीवन कुछ ऐसा सा रहा, इसके जीवन की गलतियां ये रही, इसके जीवन की अच्छी चीज़ें ये रही। मैं अपने जीवन के साथ क्या चाहता हूँ? मैं अपना शुरुआत का कॉलेज फेज थोड़ा सा बस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मान लो कोई बच्चा यहाँ पे है तो उसे पता चल जाए कि यार कोई सींग नहीं उगाने पड़ते कुछ बड़ा काम करने के लिए। सबके वही 2 हाथ 2 पैर होते हैं और एक चीज़ चाहिए होती है जो कि है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है इसका डेफिनेशन क्या है, एक चीज़ बोलते हैं और उसको पीछे पीछे रिपीट करना। जीवन में अगर सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर आप टिके रहे तो काफ़ी कुछ बढ़िया कर जाएंगे। मैं एक लर्नर हूं। दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं एक लर्नर हूं जिसके पास कॉन्फिडेंस है और दूसरे हाथ में पेशेंस है। अगर आपने बस ये एक लाइन ध्यान में रखी, आप किसी भी एक चीज को पकड़ लो और उसके अंदर जनाब आप एक्सीलेंस पकड़ लोगे। अब होता क्या है, एक्सीलेंस पहले महीने में नहीं आएगी, दूसरे महीने में नहीं आएगी, 6 महीने में भी नहीं आएगी, 1 साल में भी नहीं आएगी, 2 में भी नहीं आएगी, 3 में भी नहीं आएगी। हो सकता है 2 से 3 साल तो आपको काम सीखने में लग जाए। काफी बार बच्चा पूछता है कि यार कौन सा डोमेन है जो कि अच्छा है, क्या मैं ये पर्टिकुलर काम करूं, डिजिटल मार्केटिंग करूं, क्या मैं क्रिएटिव साइड में जाऊं, क्या मैं इस डोमेन को पकड़ लूं, क्या मैं ये डिग्री कर लूं, क्या मैं ये डिग्री कर लूं। क्या ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनकी जॉब नहीं लगती और ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जिनके करोड़ों को पैकेज लग रहे हैं? हाँ या ना? क्या ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनको जनाब कोई अपॉइंट नहीं कर रहा और ऐसे डॉक्टर भी हैं जो एम्स के अंदर बैठे अपना क्लिनिक खोल रहे हैं? हाँ या ना? ऐसे लोग भी हैं जनाब, कोई काम छोटा नहीं है। अर्बन कंपनी आप सब जानते हो, वही काम है पाइप वगैरह ठीक करना, झाड़ू पोछे का काम, एसी वगैरह ठीक करना, पर उस कंपनी को बिल्ड कर दिया। काम छोटा है पर नेशनल लेवल पे आप लेके चले गए। आप जब भी एक काम को शुरू करो जीवन में, उसको पैसे के लिए मत करो। अब मैं इसी के लिए कॉलेज की जर्नी थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा था। जब फर्स्ट ईयर में हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2015, आज के दिन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो एक ऑप्शन होता है मोनेटाइज करने का। अरे आया ना, जैसे टीवी पे ऐड चलते थे वैसे ही सोशल मीडिया पे भी ऐड चलते हैं। पर आज के दिन मोनेटाइज करने के लिए आपका मिनिमम कुछ यूजर बेस होना चाहिए। कुछ है 4000 घंटे, कुछ सब्सक्राइबर, ऐसा सब कुछ है। 2015-16 के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। आप डे 1 से आके मोनेटाइज अपना ऑन कर सकते थे। पहले 6-7 महीने तो हमने मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया और उसके बाद मेरी मम्मी को पता चलने लगे कि ये कुछ वीडियो जैसा बनाता है। तो पहले तो कहा अच्छी बात है बेटा, बोलना सीख रहे हो। फिर देखा ये बनाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा इंजीनियरिंग करने भेजा था, ये कौन से काम करने लग गए। तो मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन किया और फिर मैं मम्मी को बताता था, देखो आज हमने दिन के 5 रुपए कमाए, आज दिन के 10 रुपए कमाए, आज 15 रुपए कमाए। अब ये सुनने में लगेगा 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, पर ऐसी वाइब आती थी आज कॉलेज में समोसा अपने पैसे का खाया है, आज चाय अपने पैसे की खाई है। yes? हमारे लिए अपना घर ही ताजमहल है, राइट। तो ऐसे करते करते मेरे को 1.5 साल लगा। आप में से कोई अगर YouTube पे होगा तो उसे पता होगा, आपको मिनिमम $100 कुछ करना होता है अपना पहला चेक लेने के लिए। अब $100
मेरा 1.5 साल में 14,000 रुपये करीबन आया था। ये लगभग $200 से थोड़ा ऊपर है। क्या है, $100 पे मैंने निकाला नहीं। मेरा हमेशा से था पहला सैलरी मम्मी को देंगे। अब मैंने कहा 8,000 रुपये का क्या, तो मम्मी भी सोचेगी क्या कर रहा है। मैंने कहा थोड़ा बढ़ने देते हैं इसे। फिर वो बढ़ नहीं रहा था ज़्यादा, तो 14,000 रुपये मैंने निकाल लिया। ATM पे गया और 500 रुपये के 28 नोट निकाले, क्योंकि 28 ज़्यादा लगते हैं, हज़ार के तो कम होते। मैंने कहा 500 के 28 नोट निकाल लेते हैं। फिर एक दिन कहीं बाहर खाने पे जा रहे थे, तो मैंने निकाल के ऐसे मम्मी को दे दिया। अब मम्मियों का क्या है, मम्मी खुश हो गई, यार इज्जत दे दी, उतना ही चाहिए होता है। हमारे माँ बाप हैं, वो आपसे कुछ लेके नहीं जाएंगे, वो आपको हमेशा दे के जाएंगे। कुछ लेके जा सकते हैं आपसे? दे के ही जाना उन्हें। कल वो आपकी शादी हो गई तो आपके बच्चे भी वही पालेंगे। अरे आया ना? तो मैंने कहा ठीक है यार। तो पहले 1.5 साल कोई अर्निंग नहीं हुई थी, पर अगर इस काम को मैंने पैसे के लिए स्टार्ट किया होता और पहले 1.5 साल में मेरे को दिन का 10 रुपया 5 रुपया, और पहले 1.5 साल में, अरे इंटर्नशिप करते हो तो यार एक महीने का 14,000 से ऊपर मिल जाता है, हाँ या ना? पर 1.5 साल में 14,000 अगर कैपिटली आपका मोटिवेशन होगा, वो व्यक्ति कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। क्या समझ आ रहा है? ये 96 सेमिनार है, किसी सेमिनार में जाके पैसे नहीं लेते, और इनमें से बहुत कम को ही यूट्यूब पे डाला जाता है, शायद 3-4 को आज तक डाला गया होगा। ये इसलिए करता हूँ, मेरे को मजा आता है। पहले शर्म आती थी, अब बढ़िया लगता है, और इससे भी ज्यादा बढ़िया तब लगता है जब सेमिनार खत्म हो जाता है और कुछ बच्चों के साथ बैक स्टेज पे जाके बात करते हैं। तो कुछ चीजों को इसलिए करो क्योंकि बढ़िया लग रहा है। करते 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 पता नहीं चला कब, पहले ही होता था टेड टॉक बुलाएगी क्या, अब 19 टेड टॉक हो गई हैं। पहले लगता था एक सेमिनार भी कितना बड़ा है, अब 96 हो गए और पता नहीं चला कब हो गए, 2 से 3 साल के अंदर पीछे हो गए। ऐसे मैं भी गया था कहीं कहीं पे, तो मेरे को यूँ बोलते हैं यंग हो यंग हो यंग हो, और साथ में ये भी बोलते हैं एडटेक में सबसे पुराने में से हो। एडटेक में 7 साल हो गए पर उसके बाद भी उम्र 24 है। एक चीज का ध्यान रखो। अब हम कुछ चीजों के ऊपर आएंगे। अब सेमिनार स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज लाइफ का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफिंग दे दिया, जिससे कि आपको मेरा थोड़ा बैकग्राउंड का आइडिया लग जाए। सक्सेस कैसे मिलनी है उस पर बात नहीं करेंगे, फेलियर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पर देखो, मैं बस बता सकता हूँ, पर जब तक जीवन में खुद के साथ होती नहीं ना, तब तक आदमी मानता नहीं है। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा होता था ना, और उसे कहते थे यार गर्म दूध है, हाथ मत लगाइयो, लग जाएगा, पर वो मानता नहीं था। फिर वो उस गर्म दूध में उंगली डाल देता था, फिर वो बोलता था ता 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 ता, तब उसकी समझ आती थी। फिर कोई और पास आता था, तब भी उसे बोलता था ना ना ता ता। तो अभी मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके 1-2 बार हाथ जल चुके, और पिछले 7 सालों में जो मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपको कुछ कुछ दूंगा। जो जो अच्छी लगे उसको अपने पिटारे में डालते रहना। इनफैक्ट नोट भी कर लेना, वरना कल के खाने की तरह आज के इस सेशन को भी भूल जाओगे कि क्या खाया था। तो जो जो चीज़ अच्छी लगे, यूं मत देखना लेफ्ट राइट वाला बंदा क्या देख रहा है। जैसे नेहा को मैसेज करते हो वैसे ही चैट में लिख लेना यार ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, नेहा बोलते ही बहुत एनर्जी आ जाती है? उससे पहले तो मोटा मोटी जीवन में मेरे को लगता है अगर आपने 3 डोमेन पकड़ लिए, इन 3 के ऊपर अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, तो आपने काफ़ी बेहतरीन जीवन जी लिया। बाकियों के कंपैरिजन में आपने काफ़ी बेहतरीन जीवन जी लिया। पहला तो है कि हम एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जी रहे हैं। अरे हाँ या ना? अरे इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? मन था क्या इंजीनियरिंग करने का? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी लगती है। अरे हाँ या ना? अरे किसको अच्छा लग रहा था 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में या इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक रटने में? किसी को नहीं। पर यूं बताया गया था कि यार प्लेसमेंट लग जाएगी कॉलेज में जाके, तो इसलिए हम कर रहे थे। तो पहला कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, तो जनाब आपको वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? तो आपको पैसे कमाने होंगे। यस और नो? अरे पैसा कमाना क्या बुरी बात होती है? तो हम बुरा माने क्यों? जलना नहीं है यार। अरे हाँ या ना? सीखना है। इसने किया तो मैं कैसे सीख सकता हूं इससे? ये नहीं कि इसने कर लिया, ये एक फ्रॉड हुआ, पक्का लॉटरी लग गई होगी, पक्का सरकार में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट निकाला होगा। वो नहीं करना। ये देखो कि क्या करा उस बंदे ने। सेम टाइम था, सेम एनर्जी थी। क्या उसके टाइम में टाइम उसकी स्ट्रेंथ बन गई थी? क्या उसके टाइम में क्या उसके लिए ब्रह्मास्त्र था जिसकी वजह से वो आगे निकल गया? हर एक व्यक्ति से जब भी मैं मिलता हूँ,
मोस्टली वो 30 की एज में होते हैं, 40 की एज में होते हैं, 50 की एज में होते हैं। और मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ, अपने जीवन में से एक चीज़ मुझे बता दो जो कि आपने सीखी और जो मुझे बताना चाहोगे। और मैं ऐसे ही नोट्स सा बनाता रहता हूँ मोबाइल के अंदर, घर जाके कॉपी में लिख लेता हूँ। जिस प्रकार से फिजिक्स का चैप्टर हम 11th में बहुत बार रिवाइज करते थे, उसी प्रकार से कोई भी आप सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़ो या किसी व्यक्ति से आपने कोई चीज़ें सीखी, उसको लिखो और बार बार रिवाइज करो, वरना हम भूल जाएंगे। अपने दोस्त को जबरदस्ती पकाओ, तेरे को पता है ऐसे होता है, क्यों? वो पूछेगा क्यों बता रहा है, बहुत ऐसे बता रहा हूँ अपने रिवीजन के लिए। मन में सोचो रिवीजन के लिए, मम्मी को बताओ, भाई को बताओ, पापा को बताओ, सबको बताओ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रिवीजन हो रहा है, आया ना? पहला है वेल्थ क्रिएट आपको करना होगा। सबसे पहले खुद के पैरों पे खड़े हो। जब तक खुद का दिया जलता हुआ नहीं होगा तब तक किसी और का दिया भी नहीं जला सकते। यस और नो? दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आ जाओ आप, आ जाओ। वो कह रहे मैं नहीं आऊँ चलो आप आ जाओ। पर आपकी तो बॉडी बहुत अच्छी है, आपके ऊपर एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। कोई भी एक आजा आजा, शर्मा मत यार, शर्मा मत। अरे भाई ये तो मेरे बाल सेम हो गए तो नाम क्या आपका? अथर्व जादव। अथर्व, तो मान लो अथर्व ने जीवन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, पर अथर्व की बीवी उसे मारती है, तो क्या अथर्व एक सक्सेसफुल व्यक्ति है? ये अथर्व कह रहा है मारती रहेगी, मैं तो सक्सेसफुल हूँ। हाँ, यहाँ बीवी का मतलब है आपके पेरेंट्स भी हो गए कि आपके पेरेंट्स से नहीं बन पा रही है, आपके अपने भाई से नहीं बन पा रही है, आपके अपने लाइफ पार्टनर से नहीं बन पा रही है। मान लो ये अथर्व ने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, पर हेल्थ इतनी खराब कर ली कि नीचे से अगर कुछ उठाने भी जाता है तो कमर बोल जाती है, तो क्या ये एक सक्सेसफुल आदमी है? तो तीन हमारे सेक्टर क्या हो गए? पहला तो आपको कैपिटल पे ध्यान रखना है, वेल्थ क्रिएशन पे। दूसरा, आपको अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान रखना है। अब क्या है, 20 से 30 एक ऐसा इंजन होता है, जितने भी मैं लोगों से मिला, आप इस बॉडी के साथ कुछ भी खराब कर लो, आपका सिस्टम चलता जाएगा, पर जैसे ही आप 30-35 पे टच करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार 10 साल पहले हमने ये पाप करे थे, अब ये रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं, और ये बड़े दुख के साथ रिफ्लेक्ट होंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार राजस्थान गया था कुछ परचेज करने, तो उधर का एक काफ़ी बड़ा रियल एस्टेट का एक व्यक्ति था। तो लास्ट में उनसे मैंने वही प्रश्न पूछा, अपना जीवन की एक चीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा, यार अमन, अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखना। मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, पर 1.5 साल पहले मेरी वाइफ थी, उसकी इस बीमारी की वजह से डेथ हो गई, और मेरे आज के दिन ये और ये बीमारियां हैं। तो हुआ क्या, आपने पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया, और उनकी एज अराउंड होगी 45 से 50 के बीच की। 45 से 50 इतना ओल्ड भी नहीं है, हम 70-80 तो एटलीस्ट सोचते हैं, हाँ या ना? तो यार आपने 20 और 30 के अंदर, 20s और 30s के अंदर भाग के पैसा कमाया, और 40s के अंदर हम अपनी हेल्थ के ऊपर उस पैसे को लगाना स्टार्ट करते हैं, या लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ। तो क्या वो एक अच्छी बात हुई कि भाई पहले तो भाग लिया और जब एंजॉय करने का टाइम आया तब उतना कर नहीं पाए? बाकी एंजॉय रोज करना होता है, ये भी गलत एक मिथ है कि 40 के बाद एंजॉय करेंगे। तो पहला एक है वेल्थ, दूसरा है हेल्थ, तीसरा क्या है? रिलेशनशिप। भाई मेरे को तो लगा ऊपर से ही कुछ गिर जाएगा अभी। तीसरा है आपके रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं आपके पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसे हमें यार होल्ड करके रखनी है, अभी तक था, आगे भी होल्ड करके रखनी है, और वो ये है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। उनका ये नहीं है कि 16-17 का हुआ, 18 का हुआ, अपने रास्ते निकल, अपनी इंडिपेंडेंट। वो कहेंगे भाई मैं 25 तक सपोर्ट करूँगा तेरे को, मैं 27 तक करूँगा, मैं 30 तक करूँगा, जब तक तू पढ़ेगा। पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं उस बच्चे के ऊपर। काफ़ी बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, अपने मम्मी या पापा में से एक को लेके चले जाते हैं। पूरे 12वीं के अंदर या जो शुरुआत के 12 साल होते हैं उनके अंदर कितना आपके पेरेंट्स ने एनर्जी लगाई होती है। इस पूरी पृथ्वी पे कॉलेज तक है ना यार, सारे दोस्त अच्छे दोस्त होते हैं। कॉलेज में जो दोस्ती होती है वो विदाउट कोई उसके होती है, चाहे कितने ही मार्क्स आते हो,
कैसा ही व्यक्ति हो, आपकी दोस्ती हो जाती है। कोई ऐसे हिडन एजेंडा नहीं होता पीछे कि यार मुझसे इससे ये बात करनी है जिससे मेरा ये काम निकल जाए। जैसे ही आप कॉलेज के बाहर जाओगे आपको पता चलेगा आपके सगे सिर्फ 2 ही लोग हैं, जो कि है आपकी एक मम्मी, एक है पापा। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर मात्र 2 लोग हैं जो कि आपके पास पीछे हमेशा खड़े रहेंगे एज अ बैकबोन जब तक उनकी हेल्थ है। एक है आपके मम्मी, एक है आपका पापा। हो सकता है जीवन में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी आपकी ना बन पाए। अरे भाइयों के बीच में केस हो जाते हैं, यस और नो, प्रॉपर्टी पे लड़ने लग जाते हैं। महाभारत में भी भाई लोग प्रॉपर्टीज पे लड़ने लग गए थे। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ दे, हो सकता है आपका सिबलिंग आपको छोड़ दे, पर आपके जो पेरेंट्स हैं ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपको कभी गलत एडवाइस नहीं देंगे। इनके पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो बताएंगे नहीं, पर गलत कभी नहीं चाहेंगे। तो एक जो इंटेंशन होता है कि यार इन्होंने बताया तो अच्छी इंटेंशन से बताया होगा, फायदे की इंटेंशन से बताया होगा, वहां पे आप अपना 100% ट्रस्ट। मेरा एक है, मेरे जो पापा हैं, मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है कि अगर उन्होंने 10 चीज़ें बताई हैं तो 10 में से 9 हमेशा मेरे लिए वर्क करी हैं। तो जब भी कोई चीज़ बताते हैं मैं मान लेता हूँ यार हाँ, अनटिल अनलेस वो मेरी कोर एक्सपर्टीज है तब तो मैं वहाँ पे खुद ही सोचता हूँ उनकी। पर बाकी जीवन में यार मेरे पापा एक चीज़ कहा करते थे जब मैं 18 साल का हुआ था कि बेटा अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, तो अभी मेरी एज 18 पे क्या हो गई, 0। मैं 24 का हूँ तो मैं कितने साल का हो गया, 6 साल का। पर हमारे पेरेंट्स की एज 25-26 है, उन्हें रियल वर्ल्ड का 25-26 साल का एक्सपीरियंस है। हमें हो सकता है इंजीनियरिंग के बारे में पता हो, पर जीवन के बारे में उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो जब भी आगे कभी कल को किसी नेहा राहुल से मिलो, ठीक है, जो चीज़ हम नहीं पकड़ पाते वो एक बार में पकड़ जाते हैं। कॉलेज के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर करना। ये 3 डोमेन हमने डिस्कस कर लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। कॉलेज में यार मैं मम्मी पापा से ज़्यादा बात नहीं करता था। यूँ सोचते थे कि 12वीं तक तो आप उनके साथ ही होते हो, कॉलेज में जाके पिंजरे खुले होते हैं क्योंकि अब आपको घर नहीं रहना, अब आप हॉस्टल में दोस्तों के साथ हो, कभी आओ कभी जाओ, कभी कोई टोकने वाला नहीं है। तो ऐसे सैटरडे संडे भी आते थे, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं होता था, तो मैं कह देता था नहीं अभी पढ़ना है। पढ़ना कुछ उतना, पढ़ाई कितनी होती है कॉलेज में आपको पता है। समर ब्रेक होते थे, विंटर ब्रेक होते थे, तो मैं बहाने ढूंढता था कि यार हॉस्टल में ही रह जाते हैं, हॉस्टल में तो दोस्त वगैरह भी होंगे, घर कौन जाएगा, घर जाके बोर होना है। पर जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ तब समझ में आया कि जो आपके स्कूल के दोस्त थे क्या वो कॉलेज में भी आपके उतनी बात हो रही है। देखो आपके केस में थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी कोविड की वजह से शुरुआत के 1.5 साल कॉलेज वालों से ना मिले हो, अरे आया ना, तो हो सकता है स्कूल वालों से बात हो रही हो। पर मैंने जितने सेमिनार्स लिए प्री कोविड, या आप में से भी अगर रिलेट कर पा रहे हो, जैसे ही अपन कॉलेज में आते हैं हम स्कूल के दोस्तों के बारे में बोल जाते हैं, या एक तो होता है जो कि हमारे साथ स्टिक करता है, हाँ या ना। वैसे ही आप कॉलेज से जब प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो बहुत कम कॉलेज के दोस्त होंगे जो आपके साथ स्टिक कर रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी जीवन के अंदर अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे। और इसमें एक और कड़वा सच बताऊं आपको, अगर कॉलेज के बाद आप और आपके दोस्त सेम सा काम कर रहे हो तब तो आपके बीच में बातें हो जाएंगी। पर अगर आप शूट कर गए, आप देखोगे आपके दोस्त अब आपसे उतना बात नहीं करना चाहेंगे। क्या चीज समझ में आ रही है? 3 इडियट्स देखी है? दोस्त का भला चाहते हैं पर दोस्त के नंबर अगर आपसे ज्यादा आ जाए तो बुरा लगने लग जाता है, यस और नो। तो अगर आपका माइंडसेट एग्रेसिव है और आपको हाइट पकड़नी है तो आप चाहोगे कि आपकी बातें हों पर आप उतना नहीं कर पाओगे। क्या चीज समझ में आ रही है? अपने मम्मी पापा के साथ यार, पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखना। अभी तो क्या है, यंग है आपके मम्मी पापा भी, 40s में हैं, जस्ट 50s टच किया होगा। अब मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है अभी भी बहुत हेल्दी हैं, पर जैसे सीढ़ियों पे हम कैसे चढ़ते हैं, हम टक 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 करके ऊपर चढ़ जाएंगे। और पापा होंगे तो वो क्या होंगे, पहले थोड़ा सा एंगल टेढ़ा होगा और फिर वो चढ़ेंगे। तो यूँ दिखता है कि आने वाले 10 साल के अंदर शायद उतनी उनके पास फिजिकल फ्रीडम नहीं होगी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। तो इस काबिल बनो यार कि अपने मम्मी पापा को आप कहीं भेज पाओ कि यार पहले 20 साल तो आप नहीं घूम पाए पर अब आप घूम पाओ। मैंने मम्मी को अपना ज़बरदस्ती कॉलेज के जब 2nd ईयर के अंदर आए थे तो मम्मी बहुत ही पीछे पड़ गई कि यार ये सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा आपको, ये चैनल वैनल नहीं चलाने, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। तब कैसे बचा जाए इससे,
तो मैंने क्या करा, मम्मी के हाथ काले करा दिए, मम्मी का चैनल खोल दिया। मैं मम्मी आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो, खाने के वीडियो बनाओ इसमें। और मम्मी वही फ़ोन निकाल के करती रहती। मम्मी को एक काम मिल गया है क्या, जब अपन कॉलेज में आ जाते हैं ना, मम्मियाँ पहले तो बिजी होती थी, अब आप अपने पैरों पे जब खड़े हो गए तो मम्मियाँ फ्री हो गई हैं। फ्री नहीं रखना उन्हें, कुछ टास्क दो, उनकी ग्रोथ होती जानी चाहिए। मेरी मम्मी को पहले मोबाइल नहीं चलाना आता था, अब पूरे दिन एक टीनेजर से ज़्यादा स्मार्टफोन पे बैठती है मेरी मम्मी। लैपटॉप नहीं चलाना आता था, मैंने कहा लैपटॉप चलाना सीखो, सारी चीज़ें सिखाई। अब बीच बीच में बात करता हूँ, मम्मी आप व्लॉगिंग करो, आप देश घूमो, आप भ्रमण करो, आप अभी गाड़ी चलाना चाहती हो, बुलेट चलाना स्टार्ट करो और बुलेट पे व्लॉग बनाओ। ऐसे बड़े बड़े विजन सेल करता हूँ कि बाहर जाओ, घूमो थोड़ा। पर मम्मी क्या है हमारी वैसी होती है, नहीं यार मैं बाहर जाऊँगी तो घर कौन देखेगा, अभी भी दिमाग वहीं पे ही। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शुरुआत के 20 साल में जितना आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर एनर्जी लगाया है उतना तो आप बराबर नहीं कर पाओगे, पर इतना जस्टिस कर दो कि आज से 10-15 साल बाद जब उनकी उम्र हो जाए और आपको बूढ़े दिखने स्टार्ट होंगे, तब आपको यूँ ना लगे यार अपन इससे ज़्यादा कर सकते थे पर किया नहीं, हम सेल्फिश रह गए उस टाइम। तब तो हमने यूँ देख लिया मैं कहाँ बाहर जा रहा हूँ, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रहा। उस टाइम आपको लगेगा यार थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। तो अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखना। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार के रिलेशनशिप्स पे, जिसमें आपकी एनर्जी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। कॉलेज के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होंगे, अगर कोई बच्चा जिसे यूपीएससी करना है या जिसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही जाना है या जिसका प्री प्लान है कि यार मेरे को तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट हो गया, जीआरई हो गया, वही देने, उन बच्चों को हटा देते हैं। इसके अलावा जितने बच्चे हैं, 2 चीज़ें कॉलेज में ज़रूर करना। पहला, एक स्टार्टअप के ऊपर काम करने की कोशिश करना या एक साइड हसल के ऊपर काम ज़रूर करना। पूरा स्टार्टअप नहीं करना चाहते तो एक साइड हसल कि यार मैंने अपनी एक नई हॉबी कर दी है, अब इसके ऊपर मैं काम करता रहूँगा। मेरे लिए वो हॉबी थी सोशल मीडिया। एक तो किसी को कॉपी मत करना, जो आज से 5 साल पहले वर्क किया वो हो सकता है आज ना करे, आज दूसरी चीज़ वर्क करे। यस और नो? हम क्या कहते हैं कि यार अच्छा यही मैं कर लेता हूँ, नहीं अब टाइम बदल गया। YouTube से पहले भी YouTube जैसे और प्लेटफॉर्म आए थे 2006 से पहले, वो नहीं चल पाए, और YouTube के बाद 2006 के बाद भी आए, वो नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस समय आए हो। आपको ये देखना है आपके समय का वो ब्रह्मास्त्र क्या है। एक ब्रह्मास्त्र है इंटरनेट। इंटरनेट आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि आप एक कमरे में बैठे बैठे लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। अरे हाँ या ना? पहले आपको न्यूज़पेपर में ऐड चलाने पड़ते, पैम्पलेट चिपकानी पड़ती और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती। शायद इंडस्ट्री में 5-10 साल पहले आपको एफर्ट डाल के आपको कुछ लोग जानते। आज के दिन वो जो पहले किसी काम में अगर 10 साल लगते थे, अब आप उस सेम काम को 2 से 3 साल के अंदर कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ या ना? तो ये ध्यान रखो, कोई भी जिस चीज़ के ऊपर आप साइड हसल कर रहे हो उसको किस प्रकार से आप इस ब्रह्मास्त्र इंटरनेट के साथ जोड़ पाओ। एक छोटा सा, और मैं जंप करता रहता हूँ इधर से उधर जब कुछ स्पॉन्टी होता है, तो साइड हसल के ऊपर काम करना पहला, और दूसरा कॉलेज में एक रिलेशनशिप जरूर रखना। अरे यार क्या मम्मियाँ बैठी हैं क्या बगल में तुम्हारी? हैं, शर्मा किससे रहे हो? इसका मतलब ये है, देखो अगर ये कहीं रिकॉर्ड भी कर रहे हो, यहाँ पे बहुत इफ बट एल्स केसेस हैं। आप रिलेशनशिप तभी अफोर्ड कर सकते हो अगर आपको पता है आपकी जॉब लगनी है, आपके कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट होनी है। अगर उसके बिना आप ऐसे किसी रिश्ते के अंदर जाते हो तो आप एक चीज़ को इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर, जिसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। देखो जैसे ही एक दूसरा जेंडर आपके जीवन में आएगा ना, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। यार हम तो ऐसे सोचते थे, अच्छा ये लोग ऐसे सोचते हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, आगे है ना लाइन में है ना कुछ प्रोफेसर बैठे हुए, बैठ के जज कर रहे हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टअप के ऊपर बात करनी थी, दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर रहा है ये लड़का। जब आप बिना पैरों पे खड़े हुए रिलेशनशिप्स के अंदर जाओगे, आप इनसिक्योरिटी को इनवाइट कर रहे हो। क्योंकि जब भी दीदी ऑनलाइन होंगी तो आपको इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार मेरा तो तुक्का लगा था, मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं। पर अगर आपने अपने दम पे कुछ कर रखा होगा तो आपको लगेगा यार ये सारी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर बिल्ड करी हैं, तो आप जीवन में ज़्यादा सिक्योर्ड फील करोगे। पहले खुद से प्यार करो,
फिर किसी और से प्यार करो। अरे हाँ या ना? पहले खुद से प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा, खुद के साथ समय निकालना अच्छा आपको फील करना पड़ेगा। इस पीयर प्रेशर में मत पड़ना कि भाई ये रिलेशनशिप में आ गए, ये रिलेशनशिप में आ गए। आजकल 10वीं क्लास के बच्चे रिलेशनशिप में आ गए, मैं 3rd ईयर में पहुंच गया हूँ, मैं 2nd ईयर में पहुंच गया हूँ, मेरा क्या होगा? अरे बहुत बढ़िया होगा, हाँ या ना? पर पहले खुद से प्यार। ये बहुत एनर्जी के साथ बोला, ये पक्का सिंगल है। तो एक साइड हसल के ऊपर यार जरूर काम करना है। जैसे यहाँ पे आपने शुरुआत में बताया भी था, एकेडमिक आपका जो क्लासिकल पढ़ाई है उससे यार इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। हमने भी 40 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, अब याद भी नहीं वो 40 सब्जेक्ट क्या थे इंजीनियरिंग में। शुरुआत के बस 7-8 ध्यान में आते हैं, अब बाकी कौन से 32 सब्जेक्ट का पेपर दे के आ गए, प्रैक्टिकल दे के आ गए, याद भी नहीं है। पर जो आप लाइफ लेसन सीखोगे वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। तो जनाब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक छोटा सा केस स्टडी लेके देख लेते हैं। एक चीज़ मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं, भैया हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन द 20s, कि भाई पहले अपना 20 से लेके 29 की एज तक कैसे आप पैसे कमा सकते हो। इससे पहले एक मैं किस्सा बताना चाहूँगा। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर था और उस टाइम प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी और मेरे ऊपर दिमाग में बड़ा प्रेशर था क्योंकि मैं 4 चीज़ें कर रहा था। एक तो पापा को लग रहा था मैं अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लग रहा था मैं प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना सीजीपीए भी हाई रखना होता है। 3 चीज़ें हो गई और चौथा मैं खुद का काम तो कर ही रहा था। तो ये 4 काम मेरे से एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहे थे। तो मैं 4th ईयर में अपने पापा के पास गया और मैंने पापा को कहा, पापा प्लेसमेंट है ना, इसके लिए नहीं पढ़ा जा रहा, ये 4 चीज़। मतलब पापा को मैं चौथी चीज़ थोड़ी कम बताता मतलब वरना डांट पिटती। मैं बोलता था पापा यूपीएससी और प्लेसमेंट साथ में नहीं किया जा रहा, प्रोपोजिशन ऐसे देना पड़ता है, आदमी को माथा देख के तिलक लगाते हैं ना जैसे। तो पापा को मैं बोलता था पापा यूपीएससी और प्लेसमेंट साथ में नहीं हो रहा, प्लेसमेंट छोड़ना पड़ेगा। पापा के छोड़ यार, प्लेसमेंट कौन लेता है, यूपीएससी पे ध्यान दें। तो जैसे ही उन्होंने कहा प्लेसमेंट साइड में हटा सकते हैं, तो कॉलेज के 4th ईयर के नंबर भी अब इतने मैटर नहीं करते। मेरा यूँ था यार 70-75% से ऊपर रहने चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। तो 4 में से 2 बीमारियों का सरदर्द मेरे दिमाग से हट गया और मेरे को बिल्कुल ऐसे फील हुआ कि 2 का हट गया। आप प्रेशर फील कर रहे होते हो और फिर आपको फील नहीं होता क्योंकि अब पीछे से आपको ग्रीन लाइट मिल गई है कि यार प्लेसमेंट और कॉलेज को 4th ईयर में कोई बात नहीं, छोड़ते अपन यूपीएससी निकालेंगे। पापा को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि घर में इतनों का मैंने निकलवा दिया, इसका तो पक्का मैं सरकारी निकाल दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पापा से फिर से कहा कि यार पापा मेरे को खुद का काम करना है, तो क्या मैं कर लूँ? पापा ने सुनी सारी, जैसे कि सुन रहे हो। फिर बाद में पापा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, बेटा यूपीएससी करना चाहते हो या खुद का काम करना चाहते हो? मैंने कहा पापा खुद का काम करना चाहता हूँ। पापा ने कहा बेटा यूपीएससी कर लो। तो मैं मान गया क्योंकि मेरा था कि मैं मान जाता हूँ जो भी मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि चलो यार कर लेते हैं। फिर मेरा एक छोटा भाई है, जैसा मैंने आपको बताया 3rd ईयर तक 1 लाख कुछ बच्चे जुड़ गए थे। तो उसकी वो शायद उस टाइम 9th-10th क्लास में कुछ होगा, इतने क्लासेज 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नंबरों को मत पकड़ना, ठीक है। तो कोई दोस्त वोस्त उसके जानते होंगे, तो वो मेरे पास आया। अच्छा, तो पापा ने कहा तूने मान ली, तेरे को तो पापा का अच्छा बेटा बनना है, तूने तो बताया नहीं होगा। वो उसको आ गया पता नहीं क्या गुस्सा, वो एग्रेसिव वाला बच्चा। मैं एकदम डरपोक टाइप बोलूँगा, वो एकदम एग्रेसिव उल्टा पैदा हुआ, वो मतलब एकदम उल्टे ट्रेड्स के साथ। वो होता है ना, पापा आपके एक डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं जहाँ न्यूज़पेपर होता है, चाय वगैरह पड़ी होती है, वो एग्रेशन के साथ गया, पर्दा हटा के, पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये लाइन सुनते ही पापा ही हिल गए। पापा ने कहा यार असली में तो नहीं कर रहा। फिर पापा ने एक बार और बुलाया। मैंने कहा पापा 2 साल दे दो, एक 4th ईयर दे दो, एक 4th ईयर के अगला साल दे दो। अगर इन 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ तो यूपीएससी के लिए तो उम्र बहुत है, बाद में निकाल लेंगे। पापा ने कहा ठीक है कर लो। अब क्या है, आपने जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली है। एक होता है आप भागते हो कि आपको कोई कह रहा है तेज भागो, अब आपका मन है, आपका मन होगा तो आप भाग लोगे, नहीं तो आप जॉग कर लोगे, नहीं तो आप शायद चल भी लो। पर एक मैंने कह दिया पीछे कुत्ता भाग रहा है और काट लेगा, तो आपकी एक अलग गति आती है।
तो बगल में मेरे दोस्तों के पैकेजेस लग रहे थे माइक्रोसॉफ्ट में, किसी का 40 लाख का लग रहा है, किसी का गोल्डमैन सैक्स में लग रहा है, किसी का गूगल में लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार इनके पैकेज इनको 40 लाख कौन दे रहा है, ये तो मेरा दोस्त है, इसको तो मैं जानता हूँ। आप सोचते हो ना यार ये तो मेरे साथ ही था, इसको 40 लाख कौन दे रहा है। तो दिमाग में बार बार हर दिन आपको पता चल रहा है इसकी जॉब प्लेसमेंट लग गई, इसकी लग गई, और आप प्लेसमेंट में बैठ भी नहीं रहे हो, इसकी लग गई, इसकी लग गई, इसकी लग गई। तो क्या दिमाग में एक धक धक आनी स्टार्ट हो जाती है, यार अपन कुछ बहुत मिस तो नहीं कर रहे। अपन ने 20 साल पढ़ा इस एक एग्जाम के लिए जिससे इस कॉलेज में आ पाए। कॉलेज के 4 साल में 40 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस प्लेसमेंट वाले दिन के लिए, और इस प्लेसमेंट वाले दिन को छोड़ रहे हैं और यहाँ पे सबके पैकेज लग रहे हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे मैं यूँ सोच रहा था कि यार फॉर द सेक ऑफ इट किसी भी कंपनी में बस एक नाम में जगह बना लेते हैं और साथ में इसको पैरेलल कर लेते हैं। मतलब इतना का होता था कि यार अप्लाई कर दें क्या, पर फिर वो लिंक खोलने के बाद वापस ही आ जाते थे कि नहीं करना, मतलब नहीं करना। मैंने अपना एक नंबर सोचा था। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लेन जर्नी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यूजुअली वो सेमिनार 4 घंटे के होते हैं और यहाँ पे हमारे पास मात्र 1 घंटे का है कि भाई 3rd ईयर के अंदर मैंने क्या किया, 4th ईयर के अंदर मैंने क्या नया किया। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, मैंने अपने दिमाग में एक नंबर सेट किया था। जीवन में जब भी आप अपना कुछ सोचो अलग करने का, एक डेडलाइन उसको दे दो। यूपीएससी करूंगा तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट अपने आप को दूंगा, 1 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा। अगर ये काम कर रहा हूं तो इसके लिए अपने आप को 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रुक जाऊंगा मैं, कि यहाँ तक मैं अपना फुल दूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कुछ और करने की। मेरे पास थे वो 4th ईयर और उसका अगला साल। 4th ईयर में मैंने अपने दिमाग में एक नंबर सेट किया, यार मेरे बैंक अकाउंट में X नंबर अगर मैं कर पाया तो मतलब हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, शायद इसके अंदर मैं कुछ कर पाऊंगा। और जैसे ही पापा ने हाँ कर दी थी, मेरे एक वाइट बोर्ड हुआ करता था रूम के अंदर। वो रूम मुझे कैसे मिला उसकी एक अलग कहानी है। हॉस्टल के अंदर है ना, लोग वीडियो नहीं बनाने देते। अगर उन्हें पता चल गया आप कुछ वीडियो बना रहे हो तो आपका दोस्त आ जाएगा और अमन वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे, तो शोर करते थे। मैंने कहा यार हॉस्टल से निकलना पड़ेगा, कमरा चाहिए। अब घर वाले कमरा कैसे दिलाएंगे? तो मैंने पापा को एक कहा कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी है। अगले की नब्ज पकड़ो, यूपीएससी है ना पापा की नब्ज। पापा यूपीएससी की तैयारी करनी है और हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो रही तो एक रूम लेना पड़ेगा। पापा ने कहा बिल्कुल नहीं, जिसको पढ़ना होता है वो तो पढ़ लेता है। मैंने कहा नहीं, मेरे दोस्त नहीं अलाउ। बहुत पीछे पड़ा, महीने भर, 1.5 महीना। फिर मैंने कहा मैं और मेरा एक और दोस्त है अमन आनंद, हमारे टाइम में ना 2 नंबर लगते थे, एक बोर्ड्स के भी लगते थे, साथ में जेई के भी लगते थे। वो जेई का सबसे टॉप स्कोरर था, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा। उस टाइम अच्छे नंबर आए थे उसके, 258, 268 ऐसे कुछ। फाइनली पापा कन्विंस हो गए, चलो दोनों जा रहे हैं, पढ़ लेंगे। उसको भी यूपीएससी करना था। तो कॉलेज से बस आधा किलोमीटर दूर पापा ने एक रूम वगैरह देख लिया, उसका एडवांस दे दिया और दोपहर में मैं शिफ्ट हो गया, सारा सामान सेट कर दिया। पापा ने कहा अमन आनंद का है। मैंने कहा पापा वो शाम तक आएगा। पापा चले गए। शाम को मैं पापा को कॉल करता हूँ, पापा अमन आनंद ने तो डिच कर दिया, वो तो नहीं आ रहा। पापा का पारा चढ़ गया ऊपर। पापा कह रहे तुम नालायक, तुम्हारे दोस्त नालायक, ये नालायक, जुबान की कोई बात नहीं है, बोला तो कैसे नहीं आया। मैंने कहा मन में सोचा 2 घंटे की डांट है पर कमरा अपने को मिल गया है, सुन लेते हैं अगले को भी। इस प्रकार से मेरे को वो सो कॉल्ड यूपीएससी कमरा मिला जिसको मैंने अपना पहला स्टूडियो बना लिया। तो आप में से काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे। पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, टाइम लेते हैं। मेरे वालों ने भी 2-3 साल लिया था। वो उस दिन कन्विंस हो जाएंगे जिस दिन आप उन्हें रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर दोगे बैक टू बैक, यार हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ। उन्हें बस ये है कि यार कहीं आप कोई चीज़ शौक के उस पर स्टार्ट कर रहे हो और 3-4 महीने बाद छोड़ दो और फिर आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, उस चीज़ से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो अगर आप पूछोगे क्या शुरुआत में झूठ बोलना पड़ता है? हाँ जी, शुरुआत क्या बाद में भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें छुपानी पड़ेंगी। जैसे मैं करियर और रिलेशनशिप्स को बराबर सा मान के चलता हूँ। कुछ उदाहरण लेके देख लेते हैं। कॉलेज में जब आप 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में होते हो और मान लो आपको कोई नेहा पसंद आई, तो क्या करते हो? वो रही नेहा, मान लो वो वहाँ नेहा खड़ी है। आप जाके उससे पूछते हो या ये कहते हो एक बार पापा से पूछ के आता हूँ कि पापा नेहा से बात कर लूँ क्या? और पापा हाँ बोलेंगे तब मैं नेहा से बात करने जाऊँगा। सीधा जाके पूछते हो नहीं पूछते? हाँ या ना? तो जब आपको अपने जीवन में कोई काम करना है और आपके अंदर से आते हैं, देखो यार मैं नहीं कह रहा कि आप शुरू करोगे और पक्का हो जाओगे पास, इतने तो बहुत झटके डालोगे, बहुत गड्ढों में गिरोगे, बहुत आपको
चीज़ें समझ आएंगी, तब जाके हो रहा होगा। कौन नेहा भी पहली बार में थोड़ा ना मानती है, आपने सोचा ये नेहा अच्छी लग रही है यार, आप ही जाता हो अभी हाँ मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो सेम चीज़ आपके करियर वाली चीज़ में भी हो रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ लगती है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो सोने पे सुहाग, यही होता है। नहीं कर रहे तो जनाब आपको खुद ही कोशिश करनी चाहिए। दो ही डिसीजन है जो जीवन में आपके होने चाहिए। 24 घंटे का दिन होता है हमारा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आज में एनर्जी और एनर्जी आपको खुद ही लानी पड़ेगी जीवन के अंदर। 24 घंटे में से यार 6 से 8 घंटे, आप 8 घंटे मान लो हर व्यक्ति रेस्ट करता है, बच गए 16 घंटे। आज आप सभी लोग 18-19 साल की उम्र के हो। कुछ समय में क्या मैं कह सकता हूँ, आप जब 25 साल की एज के बीच में आ जाओगे, आप सभी लोग वर्किंग हो गए। यस और नो? हम सब लोग ऑफिसेज में जा रहे होंगे या खुद का कुछ काम कर रहे होंगे, हाँ या ना? क्या उस सभी टाइम में आप हर दिन 8 से 10 घंटे ऑफिस के अंदर हो गए, 8 घंटे वर्किंग और 2 घंटे आना जाना था? यस और नो? तो मैंने कहा 8 घंटे के करीब मैंने रेस्ट कर लिया, 8 से 10 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, और बचे हुए जो मेरे 6 से 8 घंटे हैं वो आप किसके साथ स्पेंड करते हो? अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप के साथ, हाँ या ना? तो मैंने कहा देखो सोना तो सबको है, तो 2 ही डिसीजन बच गए। पहला तो हो गया उन 8 से 10 घंटे में अगले 40 साल क्या करने वाला हूं, जो कि है आपका करियर चॉइस। तो करियर आपकी चॉइस का होना चाहिए। और दूसरा, कुछ रिलेशनशिप तो देखो बचपन से पैदा होते हैं, तब से होते हैं कि मम्मी कौन होगी, पापा कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, और एक आधा रिलेशन बच जाता है जो आप खुद बनाते हो। तो ये दूसरे में आपकी चॉइस होनी ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा कि बाकी तरीके गलत हैं, अच्छे हैं, ये मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपका कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। समझ आया? यस और नो? अरे यूं नहीं लगना